हेलो ऑल एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। टुडे इज डे 17 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो भी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे, चाहे वो IBPS हो, SBI हो, JK बैंक हो। जिन्होंने अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जिसमें आज तक डिस्कस किए हुए सारे वीडियोज़ आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ऑल्सो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको रोज के जो हम सेट सॉल्व कर रहे हैं उनकी PDFs चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल्सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर वेरियस क्विज दैट वी आस्क ओवर देयर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में मैंने आपके लिए सिर्फ पजल्स निकाली हैं पुराने पेपर्स में से। अगेन IBPS क्लर्क के लेवल की वो पजल्स हैं, IBPS क्लर्क में वो पूछी गई हैं इन द प्रीवियस ईयर। तो पहली पजल आपकी स्क्रीन पे है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स वाली पजल है। ये IBPS की बहुत ही फेवरेट पजल है। जो लास्ट ईयर JK बैंक का एग्जाम हुआ था उसमें जो मेरी शिफ्ट थी उसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स वाली पजल जो है वो डेफिनेटली पूछी गई थी, ठीक है। और भी काफ़ी सारे शिफ्ट्स में इस पजल को पूछा गया था। तो ये पजल में जो नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं दे वेरी फ्रॉम 7 to 8 टू अ लार्ज नंबर 22, 25, 26, 27 तक पर्सन्स जो हैं वो बिठाए गए होते हैं। बट दैट डजंट मीन कि जितने पर्सन्स बैठे हुए हैं उन सब पर्सन्स की इंफॉर्मेशन आपको बताई गई हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो जो है वो आपको फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए देखते हैं ये वाली पजल जो है वो कैसे करनी है। क्वेश्चन आपके सामने है, सर्टेन पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। वी डोंट नो कितने पर्सन्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं। फर्स्ट है देयर आर एज मेनी पीपल टू द राइट ऑफ Z एज टू द लेफ्ट ऑफ Z। Z के राइट पे जितने पर्सन्स हैं Z के लेफ्ट पे भी उतने ही पर्सन्स होंगे, चाहे वो 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो। अभी हमें कुछ नहीं पता तो हम इसको भी होल्ड पे रखेंगे। हम इसके आगे वाली स्टेटमेंट पे चलेंगे। Y is third to the left of U who sits fourth from one of the extreme ends of the row। तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि अगर ये एक रो है, अगर मैं U को यहाँ से कौन सा नंबर पे, 4th नंबर पे बिठाऊं तो Y is third to the left of U, 1, 2 and 3, ये आ गया मेरा Y। अगर मैं U को लेफ्ट एंड से 4th नंबर पे बिठाऊं, मुझे नहीं पता U मेरा लेफ्ट एंड से है या U मेरा राइट एंड से है, तो मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, जब U मेरा राइट एंड से 4th नंबर पे है और आगे क्या बोला था दैट Y sits third to the left of U, तो U के लेफ्ट पे कौन आएगा, 1, 2 and 3, तो ये आ गया मेरा Y, ठीक है। नेक्स्ट है मेरी T sits at one of the extreme ends of the row। अब इसमें तो मेरा Y इस साइड पे आ गया, एक्सट्रीम रो पे आ गया, तो मेरा जो दूसरा एक्सट्रीम एंड होगा वो क्या होगा, मेरा T। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो इसकी अगर मैं बात करूँ मेरा ये एंड भी खाली है और यहाँ पे अगर कोई होगा तो मेरा ये एंड भी खाली है। तो हो सकता है T यहाँ हो और हो सकता है कि मेरा T इस एंड पे हो, है ना। मुझे अभी तक बाकी किसी की भी कोई भी जानकारी नहीं है कि इसके बीच में कितने लोग हैं, इसके बीच में कितने लोग हैं, इसके बीच में और इसके बीच में। आगे चलो, T sits at one of the extreme ends of the row। मैंने जितनी पॉसिबिलिटीज बनती थी वो बना ली। आगे है there are 5 persons sitting between T and W। तो T और W के बीच में 5 लोग हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ से 5 लोग बिठाऊं और यहाँ पे W बिठा दूं, मुझे नहीं पता कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। हो सकता है कि W जो है वो यहाँ पर ना बैठ के यहाँ पर बैठा हो, यहाँ पर बैठा हो, यहाँ पर 3 लोग कम हो। देखो 1, 2, 3, 4 and 5, जब मैंने W को यहाँ पे बिठाया तो 1, 2, 3, 4 and 5, तो ये भी तो मेरी पॉसिबिलिटी बन गई ना। अगर यहाँ पे अगर मैं आ जाती हूँ तो 5 लोग बैठे हैं W के बीच में, 1, 2, 3, 4 and 5, यहाँ पे W आना चाहिए था, तो ये केस मेरा कैंसिल हो गया। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अगर मैं देखूँ 1, 2, 3, 4 and 5 और यहाँ पे मैं W बना दूँ तो अगेन मुझे नहीं पता इसके बीच में कोई इंसान है या W जो है वो Y के राइट साइड पे बैठा है। मतलब ये जो अप्रोच है ना मेरी क्वेश्चन सॉल्व करने की, ये अप्रोच गलत है। हम सही अप्रोच देखेंगे कि सही अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की क्या है। हमने देखा कि अभी तक जहाँ तक मैं पढ़ रही थी वहाँ पे मुझे
टी और डब्ल्यू के बीच में बताया गया था 5 लोग हैं, और डब्ल्यू और वाई के बीच में मुझे आगे भी अगर आप पजल एक बार, हमेशा पजल को एक बार पहले पढ़ के देख लेना चाहिए, मुझे वाई और डब्ल्यू के बीच में कोई भी रिलेशन गिवन नहीं था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे द टी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। ठीक है, मैंने टी को यहाँ बिठा लिया, उसके बाद मुझे बोला था, और टी को कहाँ बिठा लूंगी, टी को यहाँ बिठा लूंगी, मुझे बोला था 5 पर्सन्स बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। तो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे आ गया मेरा डब्ल्यू, 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे आ गया मेरा डब्ल्यू। आगे क्या था, एक्स सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ टी एंड डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू के एग्जैक्टली बीच में एक्स आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा एक्स आएगा। आगे 2 पर्सन सिट बिटवीन W एंड Z, तो W के 2 पर्सन्स बीच में बैठे हैं W और Z के, तो यहाँ पे Z नहीं आ सकता, मतलब Z जो है वो W के राइट साइड पे है, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे Z नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, Z मतलब W के इस साइड आएगा। अब अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में चले जाओ, मुझे उसने बोला था कि Z के लेफ्ट पे भी उतने लोग बैठे हैं जितने Z के राइट पे बैठे हैं, तो जब मैं एक्सट्रीम एंड यहाँ से लिया, यहाँ से Z तक मैं चली गई, मतलब Z के यहाँ भी कितने लोग बैठे होंगे जितने Z के यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो Z के राइट पे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और इसकी बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गए मेरे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो। Z जो था वो कॉमन, वो मिडिल फैक्टर था, इसके यहाँ भी उतने ही लोग हैं जितने उसके यहाँ है, और ऊपर वाले केस में भी हमने बना लिए। अब हम जाएंगे ऊपर, जहाँ पे मुझे दिया था कि U कौन से नंबर पे है और Y कौन से नंबर पे है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया ना कि एक साइड पे T है और इस साइड पे T है, तो अब मैं अपने U को पकड़ के उसका अरेंजमेंट बना सकती हूँ। तो मेरा क्या था, U जो था वो एक्सट्रीम एंड से 4th नंबर पे बैठा था, तो ये अगर मेरा एक्सट्रीम एंड है तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया U, और Y जो था वो U से 3rd लेफ्ट पे बैठा था, 1 2 3, ये आ गया मेरा Y, और यहाँ से अगर मैं बनाती हूँ तो यहाँ पे मेरा U कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और Y कहाँ पे आएगा, 1 2 1 सेकेंड, U जो था 4th फ्रॉम वन ऑफ द एंड, 1 2 3 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे आएगा मेरा U, और Y कहाँ आएगा, यहाँ। ठीक है, तो आगे क्या है, अब Y does not sit at one of the extreme end, मतलब Y जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा, मतलब जो ये मेरा केस था ये क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। नाउ आई एम लेफ्ट विद 1 केस ओनली, मतलब जो मेरा केस है वो ये वाला होगा। अब जो बची हुई डायरेक्शंस हैं, that there are as many persons between Y and V as there are between W and Y, तो W और Y के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो Y और V के बीच में भी कितने होंगे, 5। लेफ्ट साइड पे तो 5 छोड़ के W बैठा है, मतलब हम उसके राइट साइड पे जाएंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आ गया मेरा V। तो मेरा सिटिंग अरेंजमेंट कौन सा बना, ऊपर वाला, जिसमें हमने सारे लोगों को बिठाया जिनकी इंफॉर्मेशन हमको गिवन थी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ Z एंड W, ये रहा मेरा Z, ये रहा मेरा W, तो इन दोनों के मिडल में कौन बैठा है, 1 2 3 4 एंड 5, तो मेरा मिडल में कौन बैठा है, Y, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, Y। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन द रो, रो में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19, तो टोटल कितने लोग बैठे हैं मेरे रो में, 1 9 19। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ Y, Y के राइट में कितने लोग बैठे हैं, Y ये है तो राइट उसका ये होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 लोग जो हैं वो Y की राइट पे बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, X सिट्स 5th टू द राइट ऑफ Y, क्या Y के राइट पे बैठा है X, तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हुआ।
पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा पढ़ो, z सिट्स 9th टू द राइट ऑफ t, z जो है वो t के 9th पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल सही है। देखो 5 ऑप्शंस हैं, मेरा पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, मतलब मुझे बाकी ऑप्शंस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए मेरे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग 6th टू द राइट ऑफ x, x के 6th राइट पे कौन बैठा है, तो सारे लोग नॉर्थ में बैठे थे, तो 1 2 3 4 5 6, तो x के 6th राइट पे कौन बैठा है, z। ठीक है, पजल ज़्यादा इजी नहीं थी बट ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थी। अगर आप पहले उन सेंटेंसेस को अप्रोच करके चलते तो आपका क्वेश्चन नहीं निकल पाता जब तक हमको z का रेफरेंस नहीं मिलता, क्योंकि हमको z का पता था कि उसके लेफ्ट पे उतने होने चाहिए, राइट पे उतने होने चाहिए। बाकी अगर आप पहले 2 स्टेटमेंट्स को लेके चलते और बाकी फिर अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करते तो वो नहीं बनता डेफिनेटली। और एक और बात, अगर आप एक बार पजल पढ़ते हो, आपको पजल समझ में नहीं आ रही या कोई भी पॉसिबिलिटी केस नहीं बन रहा, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। ठीक है, 2 मिनट लगा दिया आपने, सपोज करो आपसे पॉसिबिलिटीज बन गई बट आप अटक गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा, लीव दैट क्वेश्चन देयर, बाकी के क्वेश्चन करो और बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो उस क्वेश्चन को विजिट करो, वो क्वेश्चन डेफिनेटली निकलेगा। ये बहुत बार होता है कि एक बार जब हम पढ़ रहे होते हैं ना पजल, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता कि इसको कैसे बैठाना है, बट जब आप दूसरे टाइम पे अपना फ्रेश माइंड से उसको पढ़ते हो तो वो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगी कि आप पहली पजल में आप क्या गलती कर रहे थे, आप क्या पॉसिबिलिटी जो है वो लीव आउट कर रहे थे, तो कीप दैट इन माइंड। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट पजल आज की। नेक्स्ट पजल आपकी स्क्रीन पे है, ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ। ओके, ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ। यहाँ मैं साथ में आपको सॉल्व करवा रही हूँ, तो मेरे साथ सॉल्व कर लो। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 8 people आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ये आपको इसलिए दिया जाता है कि कहीं आप JKLMNOQ करके बिठा ना दो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, सबसे पहले तो एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, आपको 8 लोगों का अरेंजमेंट दिया गया है एंड दे ऑल आर फेसिंग व्हाट, दे ऑल आर फेसिंग सेंटर। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। अब मेरा पहला स्टेटमेंट है K इज नॉट एडजेसेंट टू बोथ P एंड L। अब इसको अगर आप बिठाने लगोगे अपने पहले ही अपने अरेंजमेंट में तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि K जो है वो P और L के पास नहीं है, तो नहीं है तो ठीक है ना, उसको भी साइड पे रखो, अगली स्टेटमेंट पे चलो। M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L। Q के सेकेंड टू द राइट एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L, किसके, M जो है वो L के थर्ड लेफ्ट पे बैठा है, तो M अगर यहाँ है तो मेरा L कहाँ होना चाहिए, यहाँ, तभी उसके लेफ्ट के थर्ड पे 1 2 एंड 3 पे कौन होगा, M होगा। अगला स्टेटमेंट, अब आपने क्या करना है, आप पहले ये देखो M Q और L के हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, तो मुझे इन्फॉर्मेशन है P and L are neighbors but P is not sitting opposite to M who is not sitting opposite to J। तो पूरा स्टेटमेंट इकट्ठा पढ़ना है कि P और L नेबर्स हैं बट P जो है वो M के ऑपोजिट नहीं है। तो अगर मैं P और L को नेबर बना रही हूँ तो अगर मैं P को यहाँ बैठाती हूँ तो P किसके ऑपोजिट आ गया, M के, जो कि उसने मुझे सख्त मना कर दिया कि P जो है वो M के ऑपोजिट नहीं बैठा हुआ, तो P यहाँ से मिटा के मेरा कहाँ चला गया, यहाँ पे। और क्या दिया था मेरे को, P is not sitting opposite to M, who is not sitting opposite to whom, J। मतलब J जो है J भी यहाँ पे नहीं आएगा, M J के ऑपोजिट भी नहीं बैठा हुआ। अगला स्टेटमेंट है M and K are adjacent to each other। M and K are adjacent to each other। M, अब K मेरा यहाँ पे भी आ सकता था, K मेरा यहाँ पे भी आ सकता था, है ना। एडजेसेंट का मतलब है साथ साथ में होने चाहिए, लेफ्ट राइट का हमें कुछ नहीं दिया हुआ। अगर हम K को यहाँ बिठाते हैं तो अपने अब फर्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाओ, दैट K इज नॉट एडजेसेंट टू बोथ P एंड L। तो P के साथ भी K नहीं आ सकता और L के साथ भी K नहीं आ सकता, मतलब K यहाँ से मिट जाएगा और K कहाँ पे बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अगला स्टेटमेंट है J is neither opposite to O nor adjacent to M। यहाँ पे J जो है O के ऑपोजिट नहीं है और M के एडजेसेंट नहीं है,
मतलब जे जो है वो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ओ के बाद तो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो मेरी कौन सी जो पोजीशन थी वो बच गई, मेरी पोजीशन बच गई ये। अब मेरे पास कौन दो बचे, एक मेरे पास ओ बच गया और मेरे पास क्या बचा, जे के एल एम, एक मेरे पास एन बच गया, एक मेरे पास ओ बच गया। अब मुझे स्टेटमेंट में दिया था जे इज नाइदर ऑपोजिट टू ओ, अगर मैं ओ को यहाँ बिठाऊं तो जे ओ के ऑपोजिट आ गया, जो कि नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे ओ ना आकर के क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एन, और मेरा ओ कहाँ पे आएगा, मेरा ओ आएगा यहाँ, बिकॉज जे जो था वो ओ के ऑपोजिट नहीं था और एम के ऑपोजिट भी नहीं था, तो मेरे जे के पास कौन सी पोजीशन बचती थी, ये, तो ओ यहाँ पे नहीं बिठा सकते थे तो ओ को यहाँ पे बिठाना पड़ा, तो ये पोजीशन किसके लिए बची, ये पोजीशन बची एन के लिए। तो दिस मेक्स माई सर्क्यूलर सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एडजेसेंट टू ओ, ओ के एडजेसेंट कौन बैठा है, तो एल भी ओ के एडजेसेंट है और जे भी ओ के एडजेसेंट है, तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको हमको दिया गया है। ऑप्शंस में एम एन पी के एल, तो इन पांचों में से एल जो है वो बैठा हुआ है ओ के पास, तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा, एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, तो इसका लेफ्ट साइड हो गया ये वाला, तो सेकंड लेफ्ट पे ये बैठा है एल, तो क्वेश्चन 2 का आंसर भी क्या हो गया, एल, विच इज माई ऑप्शन लास्ट। अगला है, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, 1 सेकेंड, हाँ, 4 of the following are alike in a certain way and so form a group, which is the one that does not belong to the group। ग्रुप के नाम क्या है, सबसे पहला है जे एन, अगला है के एल, तो आप देख रहे हो कि अपोजिंग एंड्स पे जो बैठे हैं उनका पेयर बना हुआ है जे एन के एल, अगला है पी क्यू, अगला है ओ पी जो है वो अपोजिट एंड्स पे नहीं बैठे हुए, और नेक्स्ट है ओ एम, तो अगेन ये ओ एम, तो मेरे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, ओ पी, जो कि ऑड वन आउट है। बाकी सारे ऑप्शंस में हमको अपोजिंग एंड्स पे बैठने वाले पर्सन्स का पेयर दिया हुआ है, जबकि ऑप्शन 4 में वो नहीं गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P and J have interchanged their places, then who is to the immediate left of M? अगर P और J जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, मतलब J P J बन गया और J क्या बन गया, P बन गया, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, M के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठा है, तो M के इमीडिएट लेफ्ट पे तो N ही बैठेगा ना, बाकी से हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठेगा, N, विच इज माई ऑप्शन नंबर, ऑप्शन यहाँ पे नहीं गिवन है, विच इज नॉट गिवन। If P and J have interchanged their places, then who is to the immediate left of M? See, I cannot find the error in this. अगर आपको एरर दिखता है कि मेरी पजल में कोई एरर है या कोई मिस्टेक हुई है तो डू पॉइंट इट आउट। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने जो अरेंजमेंट बनाया है वो सही बनाया है और इसके क्वेश्चन गलत होना चाहिए, बट अगर क्वेश्चन सही है मैं गलत हूँ तो डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पजल के बेसिस पे इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट पजल आप सबकी स्क्रीन पे है, देखिए, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और ये बताइए कि आपको इजी लग रही है या डिफिकल्ट लग रही है। 8 बॉक्सेस हमको दिए गए हैं विच आर केप्ट वन अबव द अदर। इसका मतलब ये है कि मुझे नहीं पता किसके ऊपर कौन सा बॉक्स रखा गया है अभी तक। तो चलिए डायरेक्शंस क्या हैं आगे। देयर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन पिंक एंड रेड बॉक्स। अब देखो, पिंक और रेड के बीच में 4 बॉक्सेस हैं, मुझे नहीं पता पिंक ऊपर है या रेड ऊपर है, तो मतलब मेरी 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। एक पॉसिबिलिटी में मैं पिंक को ऊपर रख लेती हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे मैं रख लेती हूँ रेड। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में मैं क्या करूँगी, रेड को ऊपर रख लूँगी 1 2 3 4 और पिंक को नीचे रख लूँगी, ठीक है। अगला मेरा स्टेटमेंट है देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन रेड एंड ग्रीन बॉक्स। रेड और ग्रीन के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 2। अब देखो, अब मैं अगर इसके रेड के नीचे ले जाऊं, अगर मैं यहाँ ऐसे बना लूं कि रेड के नीचे ग्रीन है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस देखो कितने चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रीन बॉक्स जो होगा वो पिंक और रेड के बीच में होगा। तो रेड और ग्रीन के बीच में 2 बॉक्सेस थे, तो मतलब ग्रीन कहाँ पे आएगा, ग्रीन आएगा यहाँ, ग्रीन आएगा यहाँ, बिकॉज रेड और ग्रीन के बीच में कितने हैं, 1 और 2। यहाँ पे चले तो अगर मैं ग्रीन को रेड के ऊपर बनाऊं तो अगेन मेरे पास 9 बॉक्सेस हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 8 बॉक्सेस है। तो ग्रीन कहाँ आएगा, 1 2 यहाँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ऑरेंज एंड ग्रीन बॉक्स। ग्रीन और ऑरेंज के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 3। तो मेरी कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, हो सकता है यहाँ पे छोड़ के ऑरेंज हो, यहाँ पे छोड़ के ऑरेंज हो, है ना। तो कितने बॉक्सेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, आउट ऑफ लिमिट नहीं हुआ। ये आ गया जब ऑरेंज जो था वो ग्रीन के ऊपर था। और दूसरी पॉसिबिलिटी मेरी क्या बनेगी कि यहाँ पे मेरा ग्रीन है, 1 2 रेड, और 3 बॉक्स छोड़ के क्या बनेगा, 3 बॉक्स छोड़ के बनना था ऑरेंज। तो ये आ गई मेरी एक और पॉसिबिलिटी, है ना, बिकॉज 3 बॉक्सेस वर केप्ट बिटवीन ऑरेंज एंड ग्रीन बॉक्स। 1 2 एंड 3 4 5 6 7, अभी तक मेरे पास 7 बॉक्सेस हुए हैं, तो ये आउट ऑफ लिमिट नहीं हुआ। इस पे चलो 3 बॉक्सेस को छोड़ के ऑरेंज है, 1 2 3 एंड ऑरेंज। और क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, जब ऑरेंज ग्रीन के नीचे आएगा तो रेड, 2 बॉक्सेस छोड़ के ग्रीन, 1 2 3 और 3 बॉक्सेस छोड़ के ऑरेंज। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है पिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी भी अब हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई, हमारी 4 पॉसिबिलिटीज बन गई। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ऑरेंज एंड ब्लू बॉक्स। अब नीचे तो नहीं जा सकते, बिकॉज नीचे चले जाएंगे तो 8 से ज्यादा बॉक्सेस हो जाएंगे। तो ऑरेंज और ब्लू के बीच में 2 है, तो ये 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे क्या आएगा, ब्लू। हर एक को पकड़ते चलो, यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे क्या आना चाहिए, ब्लू। यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के क्या आना चाहिए, ब्लू। और यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के क्या आना चाहिए, ब्लू। अभी चारों में से मेरी कोई भी पॉसिबिलिटी जो थी वो डिस्कार्ड नहीं हुई है। तो आगे चलते हैं। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ब्लू एंड ब्लैक बॉक्स। ब्लू बॉक्स ये रहा, तो ब्लैक बॉक्स कहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे, बिकॉज ब्लू और ब्लैक के बीच में एक बॉक्स की जगह है। यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे भी हो सकता है और ब्लैक यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बनाएंगे तो क्वेश्चन को बड़ा टाइम लग जाएगा। तो अभी यहाँ पे इसको रख लो। यहाँ पे ब्लू रहा ये, तो ब्लैक की जगह सिर्फ ये बची है, क्योंकि ऊपर इसके रेड है एक बॉक्स छोड़ के। और यहाँ की मैं बात करूँ तो अगेन मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, यहाँ तो ब्लैक यहाँ आएगा, यहाँ तो ब्लैक कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। आगे चलो, द ब्लैक कलर्ड बॉक्स इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव और बिलो द ऑरेंज बॉक्स। ब्लैक को ऑरेंज के ऊपर या नीचे नहीं रखना है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ब्लैक नहीं आ सकता ऑरेंज के बिल्कुल नीचे, तो मतलब ब्लैक कहाँ आएगा, यहाँ। इसमें हमारा ब्लैक बॉक्स कहाँ है, ऑरेंज से दूर है, तो मतलब ये सही है। यहाँ पे ऑरेंज के पास ब्लैक नहीं रखना है, तो मेरा मतलब ब्लैक बॉक्स कहाँ आएगा, मेरा ब्लैक बॉक्स आएगा यहाँ, ठीक है। तो मतलब मेरी सारी पॉसिबिलिटी सॉर्ट आउट हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन व्हाइट एंड येलो बॉक्स। और आगे द व्हाइट बॉक्स इज केप्ट अबव रेड बॉक्स बट नॉट ऑन द टॉप। व्हाइट और येलो के बीच में 2 हैं। व्हाइट जो है वो रेड के किसी ऊपर वाले बॉक्स पे है, बट टॉप वाले बॉक्स पे नहीं हो सकता। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए व्हाइट और येलो। तो मेरा रेड था ये, है ना, व्हाइट और येलो, 2 बॉक्सेस आएंगे मेरे व्हाइट और येलो के बीच में। अगर मैं व्हाइट या येलो को यहाँ रखूँ, व्हाइट येलो को यहाँ रखूँ, तो कितने सारे वो बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन तीनों के बीच में 1 2 3 4 बॉक्सेस आ गए व्हाइट और येलो के बीच में, जो गलत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं व्हाइट रखती हूँ, ये कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं यहाँ पे व्हाइट रखती हूँ तो मैं यहाँ पे अगर येलो को रख दूँ तो क्या ये अरेंजमेंट गलत होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे व्हाइट या येलो आता या व्हाइट या येलो आता तो इनके बीच में ज़्यादा बॉक्सेस हो गए, मतलब ये जो केस था वो गलत हो गया। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो रेड के ऊपर व्हाइट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक जगह बाकी है तो व्हाइट अगर ऊपर रखना है तो व्हाइट को यहीं पे रखना पड़ेगा,
कि दो बॉक्सेस किसके बीच में हो, व्हाइट और येलो के बीच में, बट मुझे स्टेटमेंट्स में क्या गिवन था कि व्हाइट जो है वो बिल्कुल टॉप पे नहीं हो सकता, मतलब मेरा ये स्टेटमेंट भी, मेरा ये पॉसिबिलिटी केस भी गलत हो गया। अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो एक ये पोजीशन बची है और एक ये पोजीशन बची है, दोनों ही पोजीशन के बीच में 4 बॉक्सेस पेंडिंग हैं जो कि अगेंस्ट द डायरेक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन है। साथ ही व्हाइट बॉक्स जो है वो रेड के ऊपर होना चाहिए था, नीचे नहीं होना चाहिए था, मतलब मेरा ये वाला पॉसिबिलिटी केस भी गलत हो गया। तो मेरे पास कौन सा केस बचा, ये वाला जिसमें पिंक जो है वो टॉप पे है, येलो जो है वो बॉटम पे है और व्हाइट जो है वो रेड के ऊपर है। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज बनाई, 4 में से 3 डिस्कार्ड हो गई, मेरे पास एंड में कौन सी पॉसिबिलिटी बची, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची, विच विल बी माई राइट आंसर। ठीक है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव रेड बॉक्स, तो रेड बॉक्स के इमीडिएटली अबव कौन सा है, व्हाइट बॉक्स। तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा, व्हाइट बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर्ड बॉक्स इज केप्ट एट द बॉटम, बॉटम पे कौन सा कलर का बॉक्स रखा जाएगा, तो वो होगा येलो कलर का। तो क्या ये ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन क्या है मेरा, ऑप्शन है कलर येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ब्लैक बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू पिंक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स पिंक के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे है, तो इट इज टू द इमीडिएट बिलो ऑफ पिंक बॉक्स, हमें ब्लैक बॉक्स की पोजीशन बतानी थी, तो आंसर क्या होगा, इमीडिएट बिलो, उसके बिल्कुल नीचे जो है वो ब्लैक बॉक्स रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन येलो एंड ऑरेंज कलर बॉक्सेस, ये रहा येलो, ये रहा ऑरेंज, तो इनके बीच में कोई भी बॉक्स नहीं रखा गया, तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा, नन। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है विच बॉक्स इज केप्ट एट द टॉप, तो टॉप पे कौन सा बॉक्स रखा गया है, इट इज पिंक बॉक्स। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या रहेगा, पिंक। क्या ये ऑप्शंस में गिवन है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 मेरा बोल रहा है कि पिंक बॉक्स जो है वो बिल्कुल टॉप पे रखा गया है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि 3 पजल्स थी, पुराने पेपर्स में पूछी गई थी, लेवल कम नहीं था। देखो 2018 तक ना जो प्री का पेपर होता था वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग आता था, बट आजकल वैसा नहीं होता। ठीक है, आजकल जो प्री का पेपर है वो पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी लेवल का आने लग गया है, तो ये वाले पजल्स थोड़े से डिफिकल्ट थे। अगर आपको इजी लगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगे तो डू प्रैक्टिस मोर। कल लास्ट दिन है जब आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास चलेगी। सर ने आपको बताया होगा कि कल हम एक पूरा मॉक जो है आपका कंडक्ट करेंगे, मॉक टाइप का। आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन करने का, लाइव क्लास कंडक्ट करने की अभी फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको डिजिटली फिर दिखाने पड़ेंगे और वो भी हम नहीं कर सकते। तो बट हम टाइम आपको साथ साथ में देंगे। तो रीजनिंग का जो सेशन है वो कंडक्ट होगा 4 बजे। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वी वांट कि ज़्यादा बच्चे हमको देखें और उनको बेनिफिट हो, क्योंकि फर्स्ट से जो है वो सब बच्चों का, चलो कईयों का तो 31 को भी है, बट कुछ बच्चों का 1 जनवरी से पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो कल हम रखेंगे मॉक, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।